बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं। जबकि इस बार चुनाव में जैसे कि पहले उत्साह दिखता था, इस प्रकार उस प्रकार का उत्साह दिखने को नहीं मिल रहा है। चुनाव का जो चुनाव प्रचार है वो इस समय जितना जोरों पर होना चाहिए था उतना जोरों पर नहीं है। 19 तारीख को वोट डलने हैं पहले चरण के, लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है कि पार्टियों में उतना उत्साह नहीं है। देखा जाए तो इस बार ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव पार्टियां ना लड़कर, राजनीतिक पार्टियां चुनाव ना लड़कर, ये चुनाव जो है ये जनता लड़ रही है। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो उसका सीधा सा मैसेज होता है कि इस बार जो है सत्ता परिवर्तन होगा। कल सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर बहुत गर्मा गर्म बड़ी जोरदार बहस हुई, जिसमें अधिवक्ता, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता प्रशांत भूषण, सीनियर अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने ईवीएम के विरोध में जोरदार बहस की, जोरदार दलीलें रखी। और वहीं चुनाव आयोग ने ईवीएम के पक्ष में अपना पक्ष जो है वो रखा। दोनों में जबरदस्त बहस हुई। इतनी जबरदस्त बहस थी कि अगर देखें तो लंच के बाद जो बहस थी उसकी जो है बिल्कुल नजरिया ही चेंज हो गया। जस्टिस खन्ना की पीठ ने आकर जब लंच के बाद बहस शुरू करी तो जस्टिस खन्ना ने चुनाव आयोग के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रश्न दागे अब चुनाव आयोग के पास नहीं था, और वो बगले झांकने लगा। चुनाव आयोग अपना बचाव करता दिखा। तो क्या हुआ इस बहस में? आज हमारे साथ हमारे जो विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, रामानंद राय जी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं जेके शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं संगीता गौड़ जी। आज हम इनसे जानेंगे कि जैसे कि ये बहस हुई और जिस प्रकार ये चुनाव चल रहा है और चुनाव किस नतीजे पर पहुंचेगा, क्या होगा, ये तो बाद में देखना होगा। तो आज हम जेके शर्मा जी से शुरुआत करेंगे। शर्मा जी, जैसे कि देखा जा रहा है कि जो बहस हुई, बहस के बीच में यही मुद्दा था कि जो ईवीएम है उससे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो इसके बीच में एक प्रश्न उठा था कि ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियां मतदाता को मतदाता को देने में क्या हर्ज है, क्यों नहीं देनी चाहिए। जो मतदाता है उसको, जो जब हम वोट डालते हैं, वोट कास्ट करते हैं, तो सिर्फ हम बटन दबाते हैं, 7 सेकंड के लिए हमें दिखता है कि कौन सी पार्टी का वोट डाला है, और उसके बाद वो पर्ची गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है। वोटर को पता नहीं लगता कि उसने वोट डाला भी है या नहीं डाला है। वो बाहर निकलता है, जब वो बूथ से बाहर आ रहा था तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होते हैं। वो अपने आप को एक ठगा सा महसूस करता है। तो सर, मतदाता को पर्ची देने में क्या हर्ज है? देखें कौशल जी, मैंने पहले भी कहा था, यदि एक जनमानस किसी मशीन के ऊपर, किसी तकनीक के ऊपर प्रश्न उठा रहा है, उसकी वैधता के ऊपर प्रश्न उठा रहा है, तो ये सरकार का दायित्व बन जाता है, ये उस एजेंसी का दायित्व बन जाता है जो उस की देख रेख कर रही है कि उस जनता का शंका का समाधान हो। नंबर एक बात। जहां तक इस पिटीशन की बात है, आपने एक शब्द यूज किया, जोरदार बहस। सौभाग्यवश मैं भी उसी कोर्ट में था, हालांकि मेरा नंबर नहीं आ पाया और यही केस वो सारा समय खा गया। जो है ना, जोरदार बहस करना एक अलग चीज होती है, कोर्ट का क्या तर्कपूर्ण आंसर आता है या निर्णय आता है वो एक अलग चीज होती है। ये बात जरूर है कि जोरदार बहस हुई, लेकिन कुछ ऐसे सवाल बेंच ने पूछे, जस्टिस संजीव खन्ना और जो दूसरे जस्टिस थे, जो उनका नाम जस्टिस दत्ता, तो जो उन्होंने सवाल पूछे उनके परिणाम मुझे नहीं लगता है क्योंकि ज्यादा पक्ष में आएंगे। फिर भी किसी भी केस में, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, उन्होंने 2% का जो वीवीपीटीएम है, जो इसका जो उन्होंने बोला है कि भाई 5 जो है हम रेंडमली चूज करते हैं, और ये तकनीक जो है क्योंकि इंटरनेट से जुड़ी भी नहीं है या किसी और माध्यम से जुड़ी नहीं है, तो इसको हैक नहीं किया जा सकता है। तो इसको अभी कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा। अभी ये बहस की प्रक्रिया का आरंभिक चरण था, अंत नहीं था। तो एक ये चीज, जो दूसरी बात आपने कही कि जनता के अंदर उत्साह है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो ये वोट को जाने देखें।
ये जो तकनीक हुई है, ये कोई भारत की तकनीक नहीं है जो अमेरिका में 18 समथिंग से स्टार्ट हुई है, जो भारत में ये यात्रा करती हुई आई है। कोई भी यदि तकनीक होती है तो उसके सतत प्रयास से ही वो तकनीक परिपूर्णता को प्राप्त होती है। तो जो प्रशांत भूषण जी का कहना था कि पहला उनकी जो प्रेयर थी कि भाई ये बैलेट से पेपर होने चाहिए इतने बड़े लोकतंत्र में, वो ज्यादा तर्कसंगत नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस तकनीक को ऐसा सुदृढ़ बनाना चाहिए कि जिससे इस पे प्रश्न ना उठ सके, और जिस भी जनता को यह श्योर किया जा सके कि उन्होंने जो वोट डाला है वो उसके पक्ष में जाए। तो इसके लिए अगर ये तकनीक सुदृढ़ है तो उनको विश्वास भी दिलाना चाहिए डेमो के द्वारा। मैंने पहले भी बोला था, मैं आज भी फिर उसको कहता हूँ। तो मैं कुछ समझता नहीं कि इसका कुछ ज्यादा निर्णय आएगा। जहां तक मेरा विधिक ज्ञान है या जो मैं देख पाया हूँ, वो डाक के 3 पात निकलेंगे। ये पिटीशन कुछ अच्छा फेवरेबल नहीं कर शर्मा जी पाएगी, जहां जैसे तक कि मेरा। शर्मा जी जैसे कि 17,40,000 वीवीपैट मशीनें हैं और जी 8,92,000 वीवीपैट मशीनें और मंगवाई गई हैं। एक जी वीवीपैट मशीन 3 ईवीएम मशीन के साथ लग सकती है। और देखा जी गया है पिछले कुछ दिनों में कि 3,42,000 जो मशीनें हैं, जी वीवीपैट की मशीनें जो है उनको बदला गया है। उनमें क्या जी तकनीकी ऐसी खराबी थी, या जैसे कि विपक्ष बहुत समय से मांग कर रहा है कि जो वीवीपैट की पर्चियां हैं वो दिखाई जाए, उनका मिलान होना चाहिए। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रश्न उठाया है कि ये जो वीवीपैट की पर्चियां, इनको कितने समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, इनमें कौन सा पेपर देखिए इस्तेमाल होता है, थर्मल पेपर इस्तेमाल होता है या ऑर्डिनरी पेपर इस्तेमाल होता है। क्योंकि वो पेपर तो इस्तेमाल नहीं होता जिसमें कि कुछ समय बाद की स्याही खत्म हो जाती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर, के जो प्रश्न था सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाया। तो जैसे कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 3,42,000 जो मशीनें बदली गई, और पीछे आपने देखा होगा कि लखनऊ के बीच में भी एक जहां पर ईवीएम मशीनें रखी हुई थी, जहां पे बिजली का कनेक्शन तक नहीं था, कि हमें एक शॉर्ट सर्किट हुआ था, वहां पे मशीनों को आग लग जाती है और 800 मशीनें जल जाती हैं। तो सर इसके पीछे क्या राज हो सकता देखिए, जहां तक मशीनों की फंक्शनिंग का सवाल है, अगर आप देखेंगे तो बैटरी से रिलेटेड होती हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है। नंबर एक है? चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो तकनीकी खामी है। समय समय पे, क्योंकि आपको याद होगा ये वीवीपीटी जो है, ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा ही इसको जोड़ा गया था, जब ये सजेशन आया था, जिसके अंदर जो है रैंडमली 5 उठाते हैं, 2% के आसपास जो बनता है। तो ये उन्होंने जोड़ा था। ये निर्णय इस तकनीक को सुदृढ़ बना सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय दे देगा कि बैलेट पेपर से निर्णय वो चुनाव होना चाहिए, या इन मशीनों को खत्म कर देना चाहिए, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, कुछ कमेटी बन सकती हैं जो इसकी तकनीकी रूप से इनको और सुदृढ़ बनाएंगी और मजबूत बनाएंगी। बाकी मुझे नहीं दिखता कि इसके अंदर कुछ होगा। हाँ, जहां तक इनकी तकनीक पे सवाल का तकनीकी क्षमता पे सवाल है, उसका जो है सरकार को आंसर देना चाहिए। ये तो मैं पहले भी कहता हूँ, जो इन ऑल फेयरनेस। रामानंद राय जी, आप अपना माइक खोल लीजिए जी। चुनाव आयोग को मतदाता के हाथ में जो वोट की पर्ची है, जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है, सिर्फ 7 सेकंड के लिए लाइट जलती है। जो 2017 से पहले जिसका जो वीवीपैट का जो शीशा होता था वो व्हाइट होता था, उसको ब्लैक कर दिया गया है। उसमें दिखता भी नहीं है कि पर्ची छप रही है नहीं छप रही है, छप पर्ची निकल रही है नहीं निकल रही है, इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जाता है। और जो गणना भी की जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश थे कि 5% जो है मिलान होना चाहिए, वो भी अगर देखा जाए तो 5 मशीनों का मिलान किया जा रहा है। एक विधानसभा में 1,000 से ज्यादा भी वीवीपैट मशीनें हो सकती हैं। तो ये अगर हम देखें तो जो आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये 0.008% आ रहा है। तो इतना कम जो मिलान किया जा रहा है, और पर्ची जो है वो वोटर के हाथ में भी नहीं दी जा रही। वोटर देखेगा कि पर्ची जिसको उसने मतदान दिया है उसी को गई है कि नहीं गई है। तो इस प्रकार पर्ची हाथ में देने में क्या आपत्ति है? दरअसल क्या है ना कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि चुनाव तो वीवीपैट ईवीएम मशीन से होना ही नहीं चाहिए। ये चुनाव किसी भी लोकतंत्र में चुनाव जो है, वोट डालना सबसे बड़ा पर्व होता है, सबसे बड़ा अधिकार है एक नागरिक का। तो नागरिक को हक है कि उसको पता चलना चाहिए कि उसने जो वोट दिया, जिसको वोट दिया है उसी को वोट दिया है, या इसकी गारंटी कौन लेगा? कोई भी मशीन, दुनिया की कोई भी मशीन, ईवीएम मशीन भी एक मशीन ही है, टेक्नोलॉजी से चलती है। और
आईटी का इन्वॉल्वमेंट है, तो आईटी ये बोलता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हैक ना हो सके। आईटी के आप किसी भी एक्सपर्ट से बात करेंगे, दुनिया के जितने भी आईटी एक्सपर्ट हैं ये बात मानते हैं कि वो हैक हो सकता है। सर वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना, जो मानव रहित अगर ऐसा नहीं मशीनें हैं, होता तो जो मानव युक्त मशीनें हैं उनमें गड़बड़ी हो सकती है। तो ईवीएम को जो है हाँ, उसको भी तो जो सॉफ्टवेयर उसमें अपलोड बिल्कुल करता है वो इंजीनियर ही करता है। तो ये भी मानव युक्त मशीन है, ये भी हैक हो सकती है। भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो, कोई भी देश ईवीएम से चुनाव नहीं कराता। और जो लोग अभी इसको बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सब सही है, उन्हीं लोगों ने, उन्हीं के नेता थे GBL नरसिम्हा राव, जिन्होंने ईवीएम पर किताब लिखी कि ईवीएम कैसे हैक हो सकती है, और उसकी प्रस्तावना लिखी थी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। और यही मोदी जी हैं जिन्होंने कि अपने भाषण में भी पहले ये बोलते थे, वो वीडियो कभी जरूरत होगी तो आगे मैं आपको दे दूंगा, जिसमें मोदी जी खुद बोलते थे कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव हमेशा पत्रों से होना चाहिए और मतपत्र ही बेस होने चाहिए। क्योंकि अब ये देखिए ना, कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता। जब कभी भी कुछ गड़बड़ी होती है कि भाई आपने कोई बटन दबाया, बटन किसी वोट किसी का, तो वोट किसी और के जाने वाली प्रक्रिया में हमेशा वोट वो भाजपा को जाता है, कमल को जाता है। और ज्यादा कुछ साल पहले की बात है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में विधानसभा में उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक लाइव डेमो देख के दिखाया था कि आखिर कैसे ईवीएम को ट्रैक किया जा सकता है, कैसे किसी ईवीएम को हैक किया जा सकता है और किसी और का वोट किसी और के वोट को जा सकता है। ये शर्मा जी, डेमो करके दिखा भी दिया। शर्मा जी जैसे कि तो अब सुप्रीम क्या है कोर्ट। कि हाँ जी जी, हाँ जी रामाना जी, मैं भी आ रहा हूँ ठीक है। आपके पास। शर्मा जी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 5% वोटों का मिलान ईवीएम और वीवीपैट का होना चाहिए, है ना सर। लेकिन हो रहा है बहुत कम। अगर हम आंकड़ों में बात करें तो 0.008%। क्योंकि 5% ना मिलाकर चुनाव आयोग क्या कर रहा है कि सिर्फ 5 मशीनों का किसी विधानसभा में या लोकसभा में उनका मिलान किया जा रहा है। अगर एक विधानसभा की बात करें तो हम 1,000 से ऊपर भी मशीन हो सकती है, और लोकसभा में तो इससे भी ज्यादा हो सकती हैं। तो सर ये तो बहुत ही कम आंकड़ा है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश है उनका उल्लंघन नहीं है? नहीं, उनका ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट ये सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था। आप यदि पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब ये प्रोसेस चला था तो सुप्रीम कोर्ट ने, जब इलेक्शन कमीशन ने प्रपोजल रखा था कि भाई ये सारी की सारी मशीनों को इनसे चेक नहीं किया जा सकता, तो ये रैंडमली चेक होते हैं। ऐसा नहीं कि पहली 5 लेते हैं या 7 लेते हैं। जो लॉ कहता है वो ये कहता है ये रैंडमली चेक होते हैं। दूसरी विषय वस्तु क्या है, मेरा रामानंद जी से परिचय नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो विषय वस्तु है, क्योंकि जब भी कोई विचार गोष्ठी होती है, कोई डिबेट होती है, तो उसका उद्देश्य होता है कि कोई सॉल्यूशन निकले। यहाँ पर ये बात नहीं है कि ये बीजेपी क्या कह रही है या आडवाणी क्या कह रहा है या मोदी क्या कह रहा है, ये लोग शाश्वत नहीं है। जो मुद्दे की बात यह है, ये तकनीक देश के लिए कारगर है, चुनाव को सफलतापूर्वक करवा सकती है क्या नहीं, और नहीं करवा सकती तो इसको इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। हाँ, एक बात से जरूर सहमति रामानंद जी से बनती है, क्योंकि अगर किसी ने वोट डाला है तो उसका पूरा अधिकार है, क्योंकि ये जो लोग जो हम जो जिस लोकतंत्र में हम रहते हैं, तो लोकतंत्र का पर्व जो होता है, जो उत्सव होता है, वो चुनाव होता है। और उसका जो वोटर होता है वो उसकी पूजक होता है, साधक होता है, तो उसका पूरा अधिकार है कि उसकी वोट पूरी तरह से जा रही है, जिसको डाली है उसको जा रही है कि नहीं जा रही है, वो उस देश का निर्माण कर रहा है सरकार बनाने के लिए जो वोट दे रहा है उसके माध्यम से कि नहीं कर रहा, ये उसका पूरा अधिकार है। और इस बात की जो है पूरी तरह से श्योरिटी होनी चाहिए, और ये दायित्व पूरा का पूरा सरकार का बनता है। जहां तक वो 5% वाला बात है, ये सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश थे 2019 में, अगर मेरी मेमोरी सही कहती है तो, जो दिए थे, तो वो जो है उनका पालन हो रहा है। अगर उनका पालन नहीं होता है
तो अगर आप ये कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा, तो उसका वे आउट, क्योंकि मैं तो लीगल से संबंधित आदमी हूँ, तो लीगल रेमेडी बताऊंगा इम्पार्शियल होकर, उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालना चाहिए। दूसरी चीज, मैं एक और चीज बताता हूँ, यदि ये पिटीशन देंगे तो इसके अंदर 3 प्रेयर दी हैं शांति भूषण जी ने, और तीनों की तीनों विरोधाभासी हैं। अब पहली वाली प्रेयर जो है, यदि आप देखेंगे पिटीशन की, तो पहली है कि बैलेट पेपर से होना चाहिए इसका जो है। दूसरी जो कहते हैं कि कम से कम जो है, जो एग्जैक्ट उनकी प्रेयर है, जो कोर्ट ने कहा है कि अलाउ द वोटर टू फिजिकली टेक द वीपीएटी स्लिप। जो दूसरी प्रेयर है जो पहली वाली से, क्योंकि यदि बैलेट से होना चाहिए तो वीवीपीटी जो है स्लिप लेने की जरूरत है। तीसरी जो प्रेयर उन्होंने कही है कि भाई अगर कम से कम जो है ये ट्रांसपेरेंट और 7 सेकंड वाला है, इसको चैलेंज किया है, तो तीनों की तीनों प्रेयरी एक दूसरे में विरोधाभासी है, उनमें से एक ही अलाउ हो सकती है, तीसरी हो जाए, दूसरी हो जाए, एक हो जाए। सर तो उन्होंने इसके लिए कहा है ना कि अगर एक इनमें से कोई भी, अगर सुप्रीम कोर्ट मान लेता है कि जैसे अगर जो पर्ची हार में देने लग जाते हैं तब भी ठीक है, अगर बैलेट पेपर्स होता है तो बहुत ही अच्छा देखिए, है। मेरा जो पॉइंट है कौशल जी, वो है, या तो ये पूरी तरह से गलत है, इसकी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जब तक ये पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो जाती मशीन, इसको हटाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। या यदि ये मशीन ठीक है, तो इसको अश्योर करने के लिए जो उनको स्लिप होती है कि भाई मेरा वोट डला है कि नहीं डला, वो उनको दिया जाए। तो दो ही अवस्था हो सकती है, तीसरी अवस्था नहीं हो सकती, या तो सही है या गलत है। तो यदि मशीन गलत है तो फिर किसी भी कीमत पे इसको जो है स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। रामानंद जी, जैसे कि जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर मशीन में मानवीय हस्तक्षेप होता है तो उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उससे जो है चुनावों को प्रभावित किया जा सकता है। कि जैसे कि चुनाव आयोग ने भी माना कि जो सॉफ्टवेयर है वो एक इंजीनियर लोड करता है। और दूसरी तरफ अगर हम दूसरा पहलू देखें तो जो जहां पर मशीनें बनती हैं वहां पर जो डायरेक्टर है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी से लिप्त व्यक्ति है। तो ऐसी स्थिति के बीच में, जिस फैक्ट्री के बीच में, बीईएल के बीच में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच में जहाँ ये मशीनें बन रही है, वहां पर अगर डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के है, तो कैसे ये विश्वास किया जा सकता है जो मशीनें वहां से बन के आएंगी और जो इंजीनियर सॉफ्टवेयर लोड करेगा वो उनके प्रभाव में नहीं होगा और उनमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये क्या है, सॉफ्टवेयर ही है ना, हम्म, और दुनिया का कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हैक नहीं हो सकता? हम्म, पूरी दुनिया का, हम्म, पूरी दुनिया में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना जो सॉफ्टवेयर हैक ना हो। दूसरी ये बात कि ईवीएम मशीनें जो हैं इनके कंट्रोल में रखती हैं, हम्म, क्योंकि ईवीएम को कंट्रोल तो इंसान ही करता है। हम्म, इंसान करेगा और सॉफ्टवेयर के थ्रू चलेगी, तो वो सॉफ्टवेयर भी कोई इंसान ही बनाएगा। तो जो बनाएगा कि उसमें बाहर से कोई वोटिंग ना हो सके, लेकिन वो अपने लिए तो रास्ता खोज ही लेता है ना। हम्म, तो और जो ईवीएम लोग बना रहे हैं या जो कंट्रोल है वो टोटल पूरे पूरे बीजेपी के लोग हैं। हम्म, और नेचुरली मैं मानता हूं कि नेचुरली बीजेपी एक बेईमान पार्टी है। उस पहले के जो लोग थे वो अलग बात है, अब की जो बीजेपी है, मोदी और शाह की बीजेपी, एक बेईमान पार्टी है। वो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और मेरा ये व्यक्तिगत मानना भी है कि वो बिल्कुल वो हैक करते हैं, और सेलेक्टिव हैक करते हैं, हर जगह तो नहीं करते। उनको जहां लगता है कि हमें हैक करना चाहिए, जहां हमें मैनिपुलेट ईवीएम करना चाहिए, वहां वो करते ही हैं। उनके इंजीनियर कई बार पकड़े गए। दूसरी बात की एक और उसमें जो अ, सबसे बड़ी समस्या है कि जो लंबा समय लेते हैं वोटिंग के बाद काउंटिंग का, आप एक पूरा पैटर्न देखेंगे कि जितना ज्यादा लंबा समय होगा उतना ज्यादा हैक करने का उनको टाइम ज्यादा लगता है। वोटिंग और काउंटिंग का जो समय है वो उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और तमाम कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब बहुत सारे, देखिए क्या है ना कि ह्यूमन एरर अलग बात है, ह्यूमन बेईमानी अलग बात है। इंसान मतलब ये चुनाव चुनी से जीतने का पिछले बहुत सारे रिकॉर्ड हैं ऐसे, तमाम आप डेटा देखेंगे कि वोट कितने पड़े, काउंटिंग कितनी हुई, इसका अलग अलग कई जगह वो तो मिसमैच सर होता है, बनारस लंबा के लिए लंबा भी कहा मिसमैच जा रहा है होता ना, है बनारस के कि लिए भी कहा वोट जा पड़े। रहा है। कई जगहों पर है, कई जगहों पर है, कई जगहों पर। मैं तो बनारस का रहने वाला हूँ, मुझे पता है कि 2014 में जो वोटिंग हुई थी और जितनी काउंटिंग हुई थी उसमें कम से कम 2 लाख वोटों का अंतर था।
2 लाख वोटों का अंतर था सर। जितने वोट पड़े और जितनी वोट काउंटिंग हुई, इन दोनों में कम से कम 2 लाख का अंतर था। 1,87,000 आप बाद में करते का रह था। जाइए, किसको फर्क पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लगभग सर, 2 लाख वही कहा, 1,87,000 का मतलब कि लगभग 2 लाख हाँ जी, का हाँ जी, अंतर था। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अंतर कहाँ से पैदा होता है भाई? अगर वैलेट से होगा ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, 3 दिन की काउंटिंग हो जाएगी, इससे ज्यादा क्या होगा? आप कराइए, क्योंकि उससे श्योरिटी है ना। सारे लोग मानेंगे इस चीज को। दुनिया दुनिया पागल थोड़ी है, जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वो पागल थोड़ी है कि अपना चुनाव वो बैलेट पेपर से कराते हैं। और जहां जहां बैलेट पेपर से चुनाव होता है बीजेपी हार जाती है। और आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में किस तरह से वोटों की चोरी की बीजेपी ने। लाइव देखा, पूरी दुनिया ने लाइव देखा। तो बीजेपी को मैं बार बार बोलता हूं कि बीजेपी एक वोट चोर पार्टी है, और वो उसका काम है। और इस देश में मेरा मानना है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर। संगीता जी, जैसे कि इस थैंक बार यू। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है 400 पार का, तो क्या लगता है आपको ये नारा कहाँ तक हकीकत है? जहां हम बात करें कि देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, महंगाई की समस्या से जूझ रहा है, ठाकुर अलग नाराज हैं, बिल्कुल। यूपी के बीच में अपना त्यागी अलग नाराज है, तो कहाँ तक ये संभव हो पाए? नमस्कार कौशल जी। जिस प्रकार बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, बार बार ये सुनने में आता है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब भी मैं इसको सुनती हूँ तो मुझे भी बड़ी हंसी आती है। जिस प्रकार देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। एक CSDS करके सर्वे आया है, जो एक सरकारी मदद से चलने वाली एक संस्था है, उसका सर्वे आया है, जिसने बताया कि 27% लोगों का मानना है कि बेरोजगारी चरम पर है, और 23% का मानना है कि महंगाई दर हद से ज्यादा बढ़ गई है। मजेदार बात तो ये है कि 59% लोगों का कहना है कि ये सब केंद्र सरकार का जिम्मा है, कि यदि महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 59% लोग कहते हैं कि केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। 26% लोग ही मानते हैं कि राज्य सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस स्थिति में कैसे माना जाए कि वोटर अपनी समस्या से हटकर, वोटर की जो समस्या है महंगाई और बेरोजगारी, वो अपनी समस्या से हटकर वोट करेगा? नहीं। कि जनता पार्टी को वोट देगा, इसका मतलब वो मेरे ख्याल से तो नहीं देगा, क्योंकि वो अपनी समस्या पे पहले ध्यान देगा ना वोटर। और यदि इसको भी छोड़ दें कि मंदिर के मुद्दे पे आ जाते हैं, तो मंदिर का जो मुद्दा है वो 8% लोगों में ही सीमित है। 8% लोग ही ऐसे हैं जो मंदिर मुद्दे से प्रभावित होंगे, और 2% लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम का जो बीजेपी नारा देती है, हिंदू मुस्लिम से भी सिर्फ 2% लोग प्रभावित होते हैं। अब जो 400 पार का नारा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा ही नहीं है। जब कोई मुद्दा ही नहीं है, तो जिस पर चुनाव लड़ रही है वो किसी मुद्दे पर तो चुनाव लड़ नहीं रही। और ये जो मुद्दे हैं इनके, ये कहीं 400 पार के, मुझे तो नहीं लगता कि 400 पार जाएंगे। जिस प्रकार ये चुनाव पर चढ़े हैं, उसकी सिर्फ जुमलेबाजी लगती है और कुछ नहीं। संगीता जी, बाकी तो जैसे चुनाव कि ही भारतीय बताएगा। संगीता जी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था कि भाई देश को हम कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, लेकिन अगर 2019 की हम बात करते हैं तो 303 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, जिसमें से 169 सांसद ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, और 134 सांसद ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो यह कहें कि भारतीय जी। जनता पार्टी से जुड़े रहे। जो बाहर से लोग आए हैं, एक तो उनकी जो विचार है, जो उनकी जो सोच है, वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं मेल नहीं खाती। कुछ ईडी के प्रभाव में आए, कोई सीबीआई के प्रभाव में आए, कोई किसी और कारण से जो आए, कईयों के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आरोप थे। अभी हम जगह जगह देखें तो पोस्टर लगाए गए हैं कि मोदी जी चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी जेल में जाए, भ्रष्टाचार हटे, और विपक्ष चाहता है कि विपक्ष जो भ्रष्टाचारी है उनको बचाया जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे रही है, उनको चुनाव लड़ा रही है। जो कोल घोटाले के मुख्य आरोपी थे नवीन जिंदल, उनको टिकट दे दिया गया, वो बिल्कुल पाक साफ हो गए। तो इस स्थिति के बीच में क्या कहेंगे आपकी ये जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस मुक्त कर रही है या कांग्रेस युक्त हो रही है या भ्रष्टाचारी युक्त हो रही है? भाई वाकई कौशल सर, ये बड़े मजाक सा लगता है कि जब 2019 में बीजेपी के 303 सांसद थे,
जो कि 169 सांसद, जैसा आप भी बोल रहे हैं, दूसरे दलों से आए थे। केवल हम बात करें 134 सांसद की, वो ही भारतीय जनता पार्टी के असली कार्यकर्ता थे। इस स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी का नारा देश को कांग्रेस मुक्त करने का था, वो लगता है कि कांग्रेस युक्त करने का बन गया है, क्योंकि सारे सांसद जो भी कांग्रेस में किसी भी कारण से भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं या किसी भी ईडी सीबीआई के चक्कर में फंसते हैं, वो जब अपना बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो सब साफ सुथरे हो जाते हैं। जैसे इनके पास कोई अलग से कहा जाता है एक वॉशिंग मशीन है जिसमें कि इसमें डाल दिया जाए तो बिल्कुल साफ सुथरे होके निकल आते हैं। यानी आपने कुछ भी किया है, आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तो आप साफ सुथरे हो जाते हैं, और नहीं तो आपके पास ईडी सीबीआई सीडी सब सारे पहुंच जाते हैं। तो ये कांग्रेस मुक्त नहीं, कांग्रेस युक्त हो गई है। बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस युक्त हो गई है। हाँ जी, हाँ जी। और जो गंभीर स्थिति का सामना पड़ रहा है इनके अपने ही कार्यकर्ताओं के कारण, टिकट ना देना, बाहर के लोगों को टिकट दे रहे हैं, जो बाहर से आता है उसे टिकट दे दिया जाता है, इनके कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता नहीं है। जो इतने समय से अपने सेवा कर रहे हैं बीजेपी की, उन्हें टिकट नहीं मिला तो कार्यकर्ताओं में आपस में बेहद रोष है। जो हम देखते हैं आज की स्थिति में बेहद रोष है, और कार्यकर्ताओं में रोष का परिणाम कई जगह बगावत भी हो रही है। आने वाला समय भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल भला होने वाला है। ठीक है, ठीक है, ये कांग्रेस मुक्त हो जी। चुकी है, युक्त हो चुकी है। ठीक है संगीता जी। देखिए शर्मा जी, जैसे कि आप से मैं एक गंभीर प्रश्न लेना चाहूंगा कि जैसे कि अगर कोई ईवीएम में छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है, और सख्त से सख्त सजा क्या होनी चाहिए सर? सर थोड़ा इसके समय अंदर का ना इस अभाव है, बात मैं पे, चाहूंगा कि आप संक्षिप्त में अंतर दें। हाँ, इसके लिए ना सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अगर आप देखेंगे जैसे संजीव खन्ना ने बोला है, और इस पे अपना जो है उन्होंने विरोध भी जताया है, क्योंकि जो है इस छेड़छाड़ होती है तो उसको जो है सीरियस टाइप के ऑफेंसेस के कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, और इसके लिए आईपीसी में प्रोविजन होने चाहिए, और इसके अमेंडमेंट के लिए उन्होंने सुझाव भी दिया है। तो जल्दी हम देखेंगे कि शायद इसके जो है स्टिक पैनल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जिसके अगर इसकी छेड़छाड़ के विषय में होगा तो इसके ऊपर, जैसे संजय खन्ना ने बोला है, और अगर गुड सेंस प्रिवेल करेगा तो सरकार इसके ऊपर जो है एक पैनल जो कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए वो थोड़े सीरियस इन नेचर। सर रामानंद जी, कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जी। है इस समय, जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर में जो विरोधाभास है, जो ऐसे हम कहें कि एक तरफ दिख रहा है कि जो योगी जी हैं वो नाराज चल रहे हैं, जैसे ठाकुर है, ठाकुर जो है यूपी के बीच में, राजस्थान के बीच में, मध्य प्रदेश के बीच में, महाराष्ट्र के बीच में, गुजरात के बीच में बहुत ज्यादा नाराज हैं। कल जो है ठाकुरों ने यहाँ यूपी के बीच में एक महापंचायत बुलाकर, जहां 50,000 से ज्यादा लोग आए थे, जो कि मोदी जी की रैली से कहीं अधिक थे, उन्होंने एक लोटे में नमक डालकर कसम खाई कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, किसी भी क्षेत्र राज्य के बीच में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालेंगे। एक तरफ त्यागी समाज जो है वो नाराज चल रहा है, किसान नाराज चल रहे हैं, जाट जो है वो जब से जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है वो भी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसान विरोधी पार्टी है। तो सर मैं चाहूंगा कि आप संक्षिप्त में उत्तर दें, इसका क्या असर रहने वाला है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि हमारे में थोड़ा समय का अभाव। देखिए, बीजेपी के पास वोट तो नहीं है, किसान नाराज है, बेरोजगार नाराज हैं, व्यापारी भी तमाम नाराज चल रहे हैं। अब तो वो राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज भी नाराज होके ताल ठोक रहा है। तो बीजेपी को वोट कौन दे रहा? बीजेपी को वोट जो भी मिलेंगे वो ईवीएम के थ्रू मिलेंगे, ये तय बात है। इन सारी चीजों के बावजूद भी देखिए, गुजरात में, राजस्थान में, और अब तो उत्तर प्रदेश में भी इतनी भयंकर, इतना जबरदस्त विरोध है, इतना जबरदस्त किसी पार्टी को विरोध हो और 400 पार का नारा दे, तो इसका मतलब कि उसको पता है कि उसके पास ईवीएम है और ईवीएम के थ्रू वो चुनाव जीत लेंगे। तो ईवीएम उनका टूल है, जीत का जो टूल है असली जीत बीजेपी का वो है ईवीएम। तो ईवीएम जब तक नहीं हटेगा तब तक इनको हराना मुश्किल। शर्मा जी, आपसे मैं एक अंतिम वो ले रहा हूँ कि सर जैसे जो अभी ईवीएम का ये मुद्दा चल रहा है, तो जब बृहस्पतिवार को दोबारा वहां पर बहस होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो सर क्या नतीजा रहने वाला? देखिए, मैं दो ही बात बताऊंगा। इससे पहले मैं चुनाव के विषय में, जो मेरे मित्र रामानंद जी जिनसे आज ही मेरा परिचय हुआ है, उन्होंने बोला एक चीज याद रखिए, चुनाव सेंटिमेंट्स पे चलता है।
आपने देखा होगा, जो आपने कांग्रेस मुक्त की बात करी, एक समय ऐसा था कि जितनी भी सारी पार्टी निकली, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, राम मनोहर लोहिया हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, ये सारे कांग्रेस के विरोधी थे, कांग्रेस की विचारधारा के विरोधी थे। आज जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, ये ईवीएम में जनता का अगर सेंटिमेंट्स देखें, टीवी के सर्वे देखें, हम लोग देखते हैं, ये बात ठीक, बीजेपी में ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी संगठन रूप से सही कर रही है या जो करप्ट आदमियों को अपने पास लेके सही कर रही है। इस बात की शायद मैं पहला आदमी था जिसने आपके माध्यम से जबरदस्त भर्त्सना की थी। लेकिन जो प्राइमा फेसाई दिख रहा है, 400 ना पार करे पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। दर्दनाक चीज क्या है, या जो विनाशकारी चीज क्या है, विपक्ष मेहनत करने की बजाय एक तकनीक को जो है दोष दे रहा है। वो कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जब दमन होता है तो उसका विरोध होना चाहिए। क्योंकि आपने जो अपना जीवन है, जब अगर सामाजिक क्षेत्र में आते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं, तो जब आप दमनकारी नीति करते हैं, उसका दूसरा, उसका जो अपोजिशन होता है वो आंदोलन के रूप में होता है। चाहे वैचारिक आंदोलन हो, चाहे संसद में आंदोलन हो, चाहे सड़क पे आंदोलन हो। तो कहने का मतलब उसका अपोजिशन होना चाहिए, वो जो है विपक्ष में नहीं देखता। मैं एक चीज, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि राजनीति मेरा विषय वस्तु नहीं है, एक ही तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा जो है मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, पर ये सत्यता से या रियलिटी शर्मा से जी, थोड़ा मेरे सा दूर प्रश्न है। का दूसरी जवाब नहीं चीज, दिया आपने कि वीरवार को जब जो मैं दूसरी चुना। चीज दे रहा हूँ। मैं ये जो जजमेंट आएगा, जो मेरा जितना बहस के आनने से नंटिल को एक नई चीज नहीं आती है, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा, जो अब तक की बहस हुई है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, माइनर सुझाव के साथ ये ईवीएम के ऊपर मोहर लगा देंगे। उसके बाद जो है विपक्ष निरुत्तर हो जाएगा। जो मतलब अगर जो ये जिन्होंने भी उठाया है, ये ईवीएम नहीं बदलने वाली है, आप इसको कहीं लिख ले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आप यहाँ पर आए और आपने अपना कीमती समय में से समय निकाला और बड़े अच्छे तरीके से रामानंद राय जी ने बताया कि किस प्रकार जो है ये स्थितियां बदलने वाली हैं, और जेके शर्मा जी ने भी बताया कि तकनीक पहलू क्या रहने वाले हैं, और जब बृहस्पतिवार को जब बहस शुरू होगी तो इसके बीच में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने की कोई संभावना नहीं है। सिर्फ ईवीएम के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा देगा, उसके बाद विपक्ष जो है इसको लेकर चुप हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।